प्रैक्टिकल सम्स देखो फॉर द कैश फ्लो, ठीक है, ये फुल फ्लेजेड सम है, एकदम 100% पूरा कवर है सब कुछ, जो जिसमें नॉर्मली एक बैलेंस शीट दे देता है और नोट्स ऑफ अकाउंट्स देता है, नोट्स ऑफ अकाउंट्स दे दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, इसमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और कुछ नोट्स ऑफ अकाउंट्स और कुछ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट भी स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या करना है कि जिसमें एडजस्टमेंट है सबका लेजर बनाना है। तो देखो इसमें ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग इतना, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का एक लेजर बनाना पड़ेगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा, डिवेंचर रिडीम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो डिवेंचर बनाना पड़ेगा, और टैक्स अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा तो, लेकिन इसमें कुछ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेजर नहीं है तो नहीं बनाना है, तो हमको नॉर्मली 3 ही लेजर बनाना है, ठीक है। बाकी लेजर नहीं बनाने से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक 3 लेजर्स, प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में नाउ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और डिवेंचर, 3 लेजर हम लोग को बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग बना लेते हैं कि 3 लेजर, तो देखो हमने यहाँ पर फॉर्मेट किया ही है कि हमको 3 लेजर हमको बनाना है। क्या क्या बनाना है, एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और देखो स्टूडेंट, प्लांट एंड मशीनरी तो बनाएंगे लेकिन उसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी है, तो हमको एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेजर भी हमको बनाना है, ओके। डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी बनाना है, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी हम लोग बोल सकते हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब सारा ही एसेट्स है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ओके। अब सबका ओपनिंग और क्लोजिंग भी बिठाना है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है इसलिए ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट होगा। अगर कोई लायबिलिटी लेजर बनाएंगे तो उसका ओपनिंग क्रेडिट होगा और क्लोजिंग डेबिट होगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, प्लांट एंड मशीनरी का जो बुक वैल्यू है, ओपनिंग बैलेंस है 6,90,000, तो हम लोग यहाँ डाल देंगे 6,90,000, और क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 4,10,000, ओके। बहुत केयरफुली देखते रहो। इसके बाद देखो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है, अच्छा थोड़ा गलती हो गया हमसे कि ओपनिंग बैलेंस होगा 4,10,000, क्योंकि देखो 2017 पहले है, 2018 बाद में है, ठीक है, और ये होगा 6,90,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्चुअली ये लायबिलिटी है, एनीथिंग प्रोविजन इज लायबिलिटी, तो थोड़ा गलत हुआ है, तो यहाँ जो है ये इसका बैलेंस इस तरफ होगा और इसका बैलेंस इस तरफ होगा, ये बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, ये हट जाएगा, ये हट के यहाँ पर होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओके क्लियर। अब इसका ओपनिंग बैलेंस है 60,000, तो हम लोग यहाँ डालेंगे 60,000 और यहाँ डालेंगे 90,000, सबका ओपनिंग क्लोजिंग पहले डाल देते हैं। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग है 70, क्लोजिंग है 50, तो ओपनिंग है 70,000 और क्लोजिंग है 50,000। यहाँ तक तो कोई क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी थोड़ा लेजर में आते हैं, तो क्या क्या है देखो, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 35,000, कॉस्ट प्राइस था 35,000, जब खरीदे थे तब उसका प्राइस था 35,000, अभी डेप्रिसिएशन है 20,000, सो द रिटर्न डाउन वैल्यू वी कैन से दैट इज 15,000, क्योंकि 35 से 20 चला जाता है, और उसको बेचे कितना में 28,000। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाएंगे स्टूडेंट, पहले लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितने में सेल किए 28,000। अब इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, स्टूडेंट अच्छे से देखो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 35 और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 20,000, सो द रिटर्न डाउन वैल्यू हाउ मच 35 माइनस 20 15, तो 15 का मार्क्स 28,000 में बेचा, तो जरूर इसमें प्रॉफिट हुआ है ना। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
प्लांट एंड मशीनरी कितना, तो वेरी सिंपल 30,000 था, 35,000 था, 20,000 मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू हुआ, फिर से वर्किंग्स करके दिखा दे रहे, ठीक है, मेरा 15,000 और उसको बेचे हमने 28,000, तो मेरा प्रॉफिट जो हुआ 13,000। यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम लोग को यहाँ डालना पड़ेगा, प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन का अलग सा लेजर है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरा होगा 20,000, ठीक है। तो ये लेजर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया प्लांट एंड मशीनरी का। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी से जो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ, ये यहां पर जाएगा, क्या बोल के आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट होगा, यही अमाउंट होगा 20,000। तो देखो इस तरफ हो रहा है 1,10,000, इस तरफ 60,000, तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 50,000। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन राइट इट इज अ डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर, डेप्रिसिएशन, ओके। तो एक एक करके हम लेजर क्लोज कर रहे हैं। तो इस तरफ देखो 7,38,000, यहाँ 4,38,000। सो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा तो 2 क्या आएगा मेरा, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 2 बैंक अकाउंट परचेस, कितना हम लोग परचेस करेंगे, तो इसका बैलेंसिंग फिगर जो होगा, तो देखो 7,38,000 माइनस 4,23,000, तो 3,15,000 जो बैलेंसिंग फिगर आया, इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ लिख भी सकते हैं कि इट इज अ बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट तुम लोग को समझ में आ रहा है। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी क्लोज हो गया मेरा 7,38,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो गया, सिर्फ बाकी रह गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 70 से 50 हुआ है, 70 से 50,000 हो गया। तो हम लोग क्या किया, देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सबको सेल हुआ है एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एक चीज और हम लोग को यहाँ लेजर खोलना पड़ेगा, जो कि कैपिटल रिजर्व का, कैपिटल रिजर्व का एक लेजर खोलना पड़ेगा। तो यहां खोल लेते हैं, ये हमने इग्नोर कर दिया था, देखे ही नहीं थे कि कैपिटल रिजर्व में उसका प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, और कैपिटल रिजर्व मेरा लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस इस तरफ होगा। तो देखो कैपिटल रिजर्व स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, 0 था, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना था कैपिटल रिजर्व का, 5,000। सो यहाँ पर 5,000, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉफिट हुआ था, जो इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे 2 कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट कितना हुआ था, तो देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट हुआ था, 5,000। हम लोग इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है जल्दी जल्दी टाइप करने में, 5,000। सो ये 5,000 मेरा क्रॉस पोस्टिंग होके चलाएगा इस तरफ, क्लियर। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट। तो द बैलेंसिंग फिगर, तो स्टूडेंट देखो यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो होगा 25,000, ये होगा मेरा सेल बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके क्लियर। तो मेरा सारा वर्किंग्स ऑलमोस्ट, तो
यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये मेरा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो देखो मेरा सारा वर्किंग्स कंप्लीट हो गया। हमको 4 लेजर यहाँ पर खोलना पड़ा, एक प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसका भी लेजर खोल लिया हमने। लेजर थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया हमने। अब हम लोग आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम तुमको बताए थे मेरा इंट्रोडक्शन जो सम है, जिसमें फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर मेरा कितना है, तो स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर मतलब इसका डिफरेंस देखो 2017 में 30 था और ये 40,000 है। सो द डिफरेंस कितना हुआ, सो द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लोग बोल सकते हैं 10,000। क्लियर। अब ट्रांसफर टू रिजर्व्स, तो जनरल रिजर्व देखो 42 से 55 हुआ। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यहाँ पर होगा कितना होगा, 42 से देखो 42 से 55 हुआ। सो द डिफरेंस इज 13,000। सो ये मेरा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 13,000। प्रोपोज डिविडेंड यहाँ पर कुछ था नहीं, हम लोग लेंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स है क्योंकि टैक्स पेड जो है वही प्रोविजन है, क्योंकि यहाँ पर कोई अलग से लेजर हमने नहीं बनाया। सो टैक्स पेड इज 25,000, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वही मेरा टैक्स पेड होगा। इंटरव्यू डिविडेंड कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं है। तो मेरा एज ए रिजल्ट मेरा आंसर आ रहा है, ये सबको टोटली कर देते हैं, जो कि आ रहा है 48,000। तो ये मेरा क्या आ गया, तो स्टूडेंट ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो इसको ही हम लिंक करेंगे किसमें, हम बताए थे देखो 48,000 ये मेरा डायरेक्ट चला आया, तो ये नेट इनकम हो गया। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हम लोग बोल सकते हैं, पीबीटी भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग खाएंगे सारा एडजस्टमेंट में। स्टूडेंट अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, कि कैसे हम लोग इस सम को करेंगे। तो फर्स्ट जो है सारा फॉर्मेट हमने यहाँ पर दिए रखा है, सब नहीं आएगा। तो देखो पहले डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन। तो देखो स्टूडेंट फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन मेरा हुआ था, कितना हुआ था फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन, तो देखो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मेरा आया था 50,000। तो हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, एमोटाइजेशन 50,000। क्लियर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट मेरा कुछ हुआ नहीं है, मेरा कुछ पीवीडी नहीं था, मेरा इंटरेस्ट भी कुछ था नहीं, क्योंकि यहाँ कोई डिवेंचर या टर्म लोन था नहीं स्टूडेंट यहाँ पर है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग और डिवेंचर है मेरा 10%। तो देखो मेरा 1 लाख और 75 दोनों ही है, ठीक है। तो 1 लाख से 75 हुआ तो जरूर रिडीम हुआ, लेकिन बट कब रिडीम हुआ नहीं बताया है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 10% एजम्पशन हम ले सकते हैं कि डिवेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ। अगर डिवेंचर एंड ऑफ द ईयर रिडीम हुआ, ठीक है, और यहाँ पर बोल भी दिया डिवेंचर रिडीम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सॉरी डिवेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ, तो इसका बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब साल का पहले दिन की। तो ये जो 75,000 है, इस 75,000 का ऊपर ही हम लोग इंटरेस्ट करेंगे, जो कि आएंगे 7,500। कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट प्रॉफिट ऑन सेल था। मेरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेच के एक प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट भी हम लोग नहीं डालेंगे, प्रॉफिट कुछ हुआ था एसेट बेच के, राइट। मेरा प्लांट एंड मशीनरी बेच के प्रॉफिट हुआ था 13,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 13,000, बट लेस में लिखेंगे 13,000, ठीक है। मेरा कोई डिविडेंड था नहीं। तो मेरा इस पर्टिकुलर में मेरा कितना आंसर आया, 44,500। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ये पॉजिटिव है, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल मेरा आया 92,500। अच्छा, और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि ये कैश फ्लो में बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ है कि लास्ट में हम लोग को पता लग जाता है कि मेरा सारा एंट्रीज करेक्ट है या नहीं है, मेरा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है, मेरा प्रोसीड्यूर करेक्ट है रॉन्ग है, लास्ट में हम लोग को पता लग जाता है। तो ध्यान से देखते रहो। अब नेक्स्ट जो है देखो, प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल के बाद मेरा आ रहा है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग बैलेंस शीट में आ जाते हैं। तो करंट एसेट्स मेरा ये 3 है, उसमें से देखो करंट एसेट्स में एक चीज़ याद रखना कि कैश और कैश इक्विवेलेंट हम लोग नहीं लेंगे, वी आर नॉट कंसिडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ए करंट एसेट्स। तो हम लोग को क्या क्या लेना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल। तो एक एक आते हैं। तो देखो 60 से 80 हुआ तो इंक्रीज हुआ, और 30 से 90 हुआ तो मेरा कोई भी एसेट डिक्रीज नहीं हुआ, तो इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इंक्रीज इन करंट एसेट्स,
इंक्रीज इन करेंट एसेट्स दोनों ही हुआ, मेरा इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दोनों ही इंक्रीज में हुआ, तो इंक्रीज हुआ तो मतलब ये मेरा लेस में आएगा, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कितना कितना हुआ, तो देखो मेरा इन्वेंट्री जो था 60 से 80, मतलब मेरा नेगेटिव लेस में है 20,000, और ये जो 30 से 90 हुआ तो ये मेरा नेगेटिव 60,000, क्लियर। तो मेरा करेंट एसेट्स हो गया। अब करेंट लायबिलिटीज में आते हैं। करेंट लायबिलिटीज में हम लोग सिर्फ ट्रेड पेबल ही लेंगे, और ये 90 से 1,50,000 हुआ तो मेरा इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज मेरा क्या आता है, ऐड में आता है। सो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज में मेरा एक ही चीज है, क्या है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज में मेरा ट्रेड पेबल है, ओनली ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मेरा इंक्रीज में है तो ये ऐड में होगा 90 से 150, तो 90 से 150 का डिफरेंस कितना हुआ, पॉजिटिव 60,000, तो ये 60,000 ऐड होगा, ये दोनों मेरा माइनस होगा, और कोई मेरा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं है। करंट एसेट्स में ये दोनों होगा, कैश कंसिडर नहीं होगा। करंट लायबिलिटीज में भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग और बैंक ओवरड्राफ्ट वी आर नॉट ट्रीटेड एज ए करंट लायबिलिटीज, और कभी कभी करंट लायबिलिटीज का अंडर में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी रहता है, उसको भी हम लोग नॉट ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटीज। तो मेरा बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सारा चीज मेरा जीरो है, तो इसमें मेरा नेट इफेक्ट रिजल्ट क्या आया, और देखो यहाँ पर लेस इनकम टैक्स पेड भी है, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेड कितना होगा, उससे पहले हम ये थोड़ा टोटल कर लेते हैं। नेट कैश इंक्रीज में मेरा 20,000 नेगेटिव में आया, क्योंकि देखो स्टूडेंट ये ऊपर है -80,000 और ये पॉजिटिव, तो आंसर में 20 आया। लेस इनकम टैक्स पेड, तो स्टूडेंट इनकम टैक्स पेड कितना था, इनकम टैक्स पेड था 25,000, एक्चुअली जो 25,000 जो ऐड यहाँ पर हुआ है वही यहाँ पर लेस हो जाएगा, तो कितना होगा 25,000, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट मेरा फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सॉरी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा, तो इस सब चीज का प्लस कर देंगे। तो 1,40,000 आया, ठीक है। तो 1,40,000 आ गया मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। होप स्टूडेंट तुम लोग को क्लियर हो जा रहा है, एकदम एक एक पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम लोग को समझ में आया। जितना ऐड वगैरह है ऐड में लिखेंगे, जितना लेस है वो लेस में लिखेंगे, ठीक है। तो करंट एसेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये हो गया मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,40,000 आया, ठीक है। रहने देते, अब इसका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है ये बाद में ही पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कोई सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ कि नहीं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड, ये मेरा प्लस में है। तो देखो मेरा कोई फिक्स एसेट बीके सेल हुआ कि नहीं, नाउ वी हैव टू सी। सो देखो प्लांट एंड मशीनरी मेरा सेल हुआ 28,000, और क्या सेल हुआ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी सेल हुआ 25,000, ये दो चीज मेरा सेल हुआ 28,000 और 25,000। तो देखो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नॉर्मली सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स मेरा 28,000 और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा है 25,000, और कुछ है नहीं, और मेरा कोई इंटरेस्ट रिसीव भी नहीं था, डिविडेंड कुछ रिसीव भी नहीं था। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा परचेज कुछ हुआ कि नहीं मेरा फिक्स एसेट, देखो परचेज भी हुआ है, बैलेंसिंग भी का 3,15,000, मेरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कुछ परचेज नहीं हुआ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट हुआ था वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन में परचेज भी बहुत सारा फिक्स एसेट हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज था फिक्स एसेट्स का अंडर में प्लांट एंड मशीनरी, जो कि मेरा 3,15,000 है। तो ये 3,15,000 हम लोग कहाँ बैठाएंगे, 3,15,000 यहाँ बैठाएंगे हम लोग माइनस में, माइनस 3,15,000। तो स्टूडेंट तुम लोग को समझ में आया। तो इसका सारा इफेक्ट का आंसर क्या हुआ, तो देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कैश ये नेगेटिव आया, तो हम लोग इसको फ्रॉम नहीं लिख सकते। हम क्या कहा था मेरा इंट्रोडक्शन में कि मेरा कोई भी आंसर अगर नेगेटिव में आएगा तो ये यूज्ड इन एक्टिविटीज होगा, कोई सम अगर पॉजिटिव में होगा तो फ्रॉम होगा। जैसा कैश फ्लो में मेरा पॉजिटिव में आया इसलिए फ्रॉम हुआ, और ये मेरा नेगेटिव में आया इसलिए ये यूज्ड हुआ, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल पार्ट बाकी है हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अच्छे से देखो, इसके लिए कोई लेजर नहीं बनाए, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मेरा होता क्या है, तो देखो शेयर कैपिटल मेरा 2,50,000 से 5,75,000, तो मेरा जरूर इशू हुआ है। तो कितना इशू हुआ है,
तो देखो मेरा 2,50,000 से 5,75,000, तो मेरा कितना शेयर, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर हो गया 3,25,000। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर वगैरह कुछ नहीं था। रिजर्व एंड सरप्लस का जो नोट 1 है, नोट 1 का हम लोग कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस तीनों का ट्रीटमेंट कर दिए, तो इसमें कुछ होगा नहीं। अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर मेरा 1,00,000 से 75,000 हुआ, तो जरूर घटा, तो क्या है मेरा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, तो ये पार्ट में जाएगा। ठीक है, ये रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स में कितना जाएगा, नेगेटिव आएगा 25,000, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000 से 10,000 हुआ, तो यहाँ पर हमको और एक चीज करना है, ऑलमोस्ट रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, ये भी एक ही अंडर में आता है, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी हम लोग लिख सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो स्टेटेड एज बैंक लोन। ठीक है, ओडी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ओडी कितना था, तो देखो मेरा 18,000 से 10,000, 18,000 से 10,000 हुआ, तो मेरा 8,000, नेगेटिव 8,000, क्योंकि ये पैसा मेरा जा रहा है। और एक चीज याद रखो स्टूडेंट, कैश जितना भी फ्लो है, जो पैसा आ रहे हैं वो मेरा सोर्सेस है, तो सोर्सेस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, एंड जो पेमेंट होता है वो हमेशा मेरा नेगेटिव में रहेगा। यहाँ पर कोई मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं था, और मेरा प्रेफरेंस शेयर भी कुछ था नहीं, लेकिन नॉर्मली बहुत सारा सम में ऐसा होता है, तो ये सम में कुछ भी नहीं है, तो इस सम में मेरा प्रैक्टिकली मेरा आंसर आया 2,92,000, तो 3,25,000 मेरा पॉजिटिव था, बाकी दोनों मेरा नेगेटिव था, तो 2,92,000। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो 3 आंसर मेरा आया। अभी ये आंसर सही है ना गलत है पता लग जाएगा कुछ देर के बाद ही, अच्छे से देखते रहो कि मेरा एक आंसर आया 1,40,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट इज 2,62,000, एंड अनदर इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज व्हिच इज 2,92,000। नाउ देखो क्वेश्चन है कि नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो इन 3 आंसर को हम प्लस करेंगे। ठीक है, 3 आंसर जो मेरा आया, एक ये आया प्लस ये आया प्लस ये आया, तो इसमें मेरा आंसर क्या है, देखो पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव में आया मतलब इसका हम लोग लिखेंगे नेट कैश इंक्रीज। क्लियर, नेट कैश इंक्रीज मेरा आया 1,70,000। अभी देखो इस एक पर्टिकुलर में थोड़ा स्टूडेंट प्रॉब्लम हो गया इसका कैलकुलेशन में। देखो 48 प्लस 44 जो कि मेरा आ रहा है 92,500। अब 92 से ये दोनों माइनस करने से ये आंसर नहीं होगा, थोड़ा गलत हो गया है, दो चीज़ थोड़ा गलत हुआ है। टोटल हो गया मेरा 47,000, इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ है। और एक चीज़ है, देखो मेरा डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड, जरूर मेरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड था 7,500, सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड 7,500 है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस 7,500 और करेंगे। ठीक है, देखो मेरा स्टूडेंट ऑटोमेटिकली मेरा आंसर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, 2,84,000 मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है 2,62,000 एंड 47,500। ठीक है, तीनों आंसर आ गया। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कैश और कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है, कैश और कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है, देखो क्या है मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 90। अब ओपनिंग जो है, ये जो मेरा आंसर आया नेट कैश, इसमें 20,000 हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करने से जो आंसर आएगा देखो ऑटोमेटिकली ये 93,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में है 90,000 मेरा क्लोजिंग कैश ही था, तो देखो ऐसे करके हम लोग सम बनाएंगे कि लास्ट में मेरा क्लोजिंग कैश मैच हो जाए बुक से। तो मेरा जो आंसर आएगा, ये जो तीनों एक्टिविटीज का आंसर आएगा, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। पॉजिटिव में आएगा तो कैश इंक्रीज, नेगेटिव में आएगा कैश डिक्रीज, उसके साथ अगर ओपनिंग कैश ऐड कर देंगे तो मेरा ये क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सम्स था टोटल फुल फ्लेजेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो तुम लोग को समझ में आया, इस फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना पड़ेगा पहले, और ऐसे करके हम लोग सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 एक्टिविटीज हम लोग बनाएंगे। नॉर्मली हम लोग का इससे ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज होता नहीं है, हम एक्टिविटीज में ऑलमोस्ट सारा एंट्रीज डाल दिए, जिसमें है जिसमें नहीं है उसमें हम कुछ नहीं लिखे। लास्ट में एक चीज़ याद रखना, मेरा जो आंसर आएगा नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज, उसमें से क्लोज ओपनिंग कैश जो है वो ऐड करने से मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। तो होप स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देखो, बारीकी से देखो, कि तुम लोग को कोई क्लियर नहीं होगा, पूरा क्लियर हो गया है। इसको बार बार से देखो
और मेरा ये जो एडजस्टमेंट है इसके लिए सारा लेजर बनाते रहो, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। जिसमें एडजस्टमेंट है उसमें हम लोग को लेजर ऐसे करके बना लेना पड़ेगा। तो होप स्टूडेंट तुम लोग का इसको समझ में आया है। अच्छे से इस वीडियो को मेरा देखते रहो कैश फ्लो में, तो ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।